वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी। बच्चों, आज 22 अप्रैल से हम क्विक रिवीजन सीरीज फिजिक्स क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज से आप सभी का बहुत फायदा होने वाला है। एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या, एक चैप्टर के लिए हमें 1 आवर का टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेट, और 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए 14 घंटे 14 आवर्स। डेट मीन्स एक दिन से भी कम के टाइम में आप अपनी कंप्लीट फिजिक्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद, डेट मीन इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप सभी का कॉन्फिडेंस एक अचीव लेवल पे पहुंच जाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर हम क्विक रिवीजन सीरीज फिजिक्स क्लास 12। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एटम्स, चैप्टर नंबर 12। अच्छा, एटम चैप्टर सुनते ही बच्चों हमें ऐसा फील होता है कि सब कुछ हमसे आता है। तो 2 मिनट रियलिटी में आपसे सच में ही आता होगा अगले 2 मिनट में, उसके बाद की चीज़ें थोड़ी सी अलग लगेगी। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हमें पता है कि किसी भी मैटर के लिए जो बेसिक बिल्डिंग होगी, जो बिल्कुल बेसिक होगा, वो क्या होता है बच्चों, वो एटम ही होता है। ये पता था वाकई में ही आप लोगों को, बहुत बढ़िया बात है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के लिए जो बेसिक होगा वो एटम ही होगा। दूसरा पॉइंट अगेन हमें आता है कि डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली वो नहीं रह सकता बच्चों। ये भी आता था हमें, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि ये आयन और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। आयन एंड मॉलिक्यूल्स बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयंस कैसे बने। आयंस और जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं बच्चों, वो किसकी हेल्प से बनते हैं, एटम की हेल्प से। भले ही वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, पर आयंस और मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन में काम आता है। तो बच्चों, ये कुछ 2-3 पॉइंट थे, हमसे आते थे, बट फिर भी इसको रिवाइज करना जरूरी था। चलो, तो टॉपिक नंबर 1 से शुरू करते हैं बच्चों, इस चैप्टर का जो टॉपिक नंबर 1 है। तो टॉपिक नंबर 1 हमें पता है क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहला टॉपिक क्या है हमारा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, अगेन आप लोगों को फील हो रहा होगा कि सर क्या बात कर रहे हो, क्लास 11 तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, रदरफोर्ड्स मॉडल। ध्यान आया, रदरफोर्ड्स मॉडल। तो अच्छा बच्चों, तो आप वीडियो पॉज करना और चेक करना कितने पॉइंट्स आप लोगों को आते थे और कितना आपने पढ़ा है। अगर आप लोगों से इसमें से सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को लग रहा है नहीं कुछ पॉइंट्स नहीं आते, डैट मीन्स आपको डिटेल्ड वीडियो भी देखनी जरूरी है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे। तो पहली चीज़, आपने भले ही ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, पर देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, अल्फा पार्टिकल क्या है। ये मुझे तो नहीं पता अल्फा पार्टिकल क्या है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो मैंने कभी देखा ही नहीं कहीं पे अल्फा पार्टिकल। तो बताओ अल्फा पार्टिकल क्या है। नहीं पता, पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखोगे पता है या नहीं पता है। तो अल्फा पार्टिकल बच्चों हीलियम आयन है। अगेन आई रिपीट, हीलियम आयन, एटम नहीं बोला। दैट मीन्स आप लोगों के माइंड में आ गया कि 2He4 परफेक्ट नहीं है इसका आंसर। एक्चुअली में आयन का मतलब है यहां से हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, यानी कि He++। ये है हमारा हीलियम आयन, ये ही अल्फा पार्टिकल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। दूसरी बात, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, तो हमें समझ में आ गया +2 इलेक्ट्रॉन। फिर बात आई कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, तो बच्चों 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन। मास कितना होता है, 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का मास होगा उसका 4 टाइम इसका मास होता है अल्फा पार्टिकल का। क्लियर बच्चों, तो ये क्या पॉइंट आप लोगों को पता थे। चलो कोई नहीं, पता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। फिर से मेरा क्वेश्चन एक अराइज हुआ कि अल्फा पार्टिकल आया कहाँ से, हवा में उड़ के, ऐसे ही। तो बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल आया कहाँ से। ये जो अल्फा पार्टिकल है, जो इसका सोर्स है, एक्चुअली में इसका सोर्स है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन है इसका सोर्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। डैट मीन्स बड़ा डेंजर मटीरियल है भाई। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आप लोगों को पता है कि हार्म करते हैं बहुत ज़्यादा। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज द सोर्स फॉर अल्फा पार्टिकल्स। बच्चों क्लियर हुआ, देखा आप लोगों को ये चीज़ें आती थी। 83 बिस्मिथ 234, ये यहाँ पे हमने लिया है।
दैट मीन्स बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, आप लोग कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर इस केस में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बिस्मिथ को सिलेक्ट किया गया था और बिस्मिथ को यूज़ किया। उससे असल में होता क्या है बच्चों, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अल्फा पार्टिकल, बीटा और गामा, तीनों ही गामा वेव्स होती है, अल्फा और बीटा पार्टिकल होते हैं। अल्फा और बीटा बच्चों, अगेन आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, भले ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को नॉलेज मिलती रहे एक्स्ट्रा भी। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गामा वेव्स होती है, गामा वेव्स होती है, और अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ से अल्फा पार्टिकल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रिएक्शन के दौरान, और तब अल्फा पार्टिकल यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर है कि इसमें अल्फा पार्टिकल यूज़ किए गए थे। दूसरी चीज़, पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट हमारा कोलिमेटेड बीम्स यूज़ की गई। कोलिमेटेड बीम्स, कोलिमेटेड बीम्स कोलिमेटर के थ्रू यूज़ की आती है। मतलब ये एक तरीके से बीम होंगी, इकट्ठी रेज होंगी और स्ट्रेट चल रही होंगी, वो स्ट्रेट भी चल रही होंगी, रेज का कलेक्शन होगा। तो हमें समझ में आया कोलिमेटेड बीम यूज़ करेंगे, किसकी हेल्प से, कोलिमेटर की हेल्प से। 2 पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों। फिर इसमें एनर्जी कितनी होगी इनकी बीम्स की, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें 3 पॉइंट पता लगे। पॉइंट नंबर 4 कि सर अच्छा ये पॉइंट तो हमें पता ही नहीं थे, कोई नहीं, तभी आप लोग वीडियो देख रहे हो बच्चों, इन्हीं पॉइंट्स के लिए तो देख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर अप्रोक्सीमेट थिक फॉइल यूज की गई। इतनी थिक बच्चों, 10⁻⁷ का मतलब समझो तुम लोग 0.00000002 इतने के आसपास। ओ माय गॉड, इतना मीटर पतला तो कौन यूज कर सकते हैं, किस टाइप का मटेरियल यूज कर सकते हैं बच्चों। अगर आप कुछ और मटेरियल यूज करोगे तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आप एक आयरन लो, आयरन की रोड पे मारना शुरू करो तो वो टूट जाएगी। पतला कितना होगा, डैट मीन्स हमने यहाँ पे गोल्ड फॉइल ली। कौन सी फॉइल ली, गोल्ड, क्योंकि उसको मैं इतना थिक कर सकता हूं। तो 4 पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों हमारे। फिर पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 ये थी बच्चों कि जो यहाँ पे स्क्रीन यूज की गई, पता कैसे चलेगा, हम लोग देखते कहाँ पे हैं, टीवी कैसे देखते हैं, स्क्रीन पे तो, एलईडी पे। तो बच्चों स्क्रीन यूज की गई वो जिंक सल्फाइड की गई, जिंक सल्फाइड से बनी हुई स्क्रीन यूज की गई। छठा पॉइंट बच्चों यहाँ से 6 पॉइंट है, माइक्रोस्कोप प्लस डिटेक्टर। माइक्रोस्कोप एंड डिटेक्टर, उसको देखने के लिए, पता करने के लिए उन्हें बच्चों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान वो कहाँ से चले गए, क्या हुआ, 90 डिग्री पे गए, 0 डिग्री पे गए, 1 डिग्री पे गए, 180 पे वापस आ गए, बाउंस बैक हो गए। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और डिटेक्टर का होना जरूरी था। तो बच्चों अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपको 6 पॉइंट्स पता लगे, मोटे मोटे से 6 पॉइंट। मैंने कोशिश की कि सारा का सारा आप लोगों का ये रिपीट हो जाए। क्लियर। तो बच्चों अब देखते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिला। ये तो एक्सपेरिमेंट था, मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट तो बता ही दिया। डायग्राम आप कुछ भी एक एनसीईआरटी से देख लेना, वो बना देना, वही सेम है, सभी का डायग्राम सेम रहता है। तो वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए, अभी फिलहाल ऑब्जर्वेशन के लिए देखते हैं बच्चों। तो ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन मतलब उसका रिजल्ट क्या मिला एक तरीके से। तो ऑब्जर्वेशन में बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कैटरिंग एंगल, कि किस एंगल से वो वापस जा रहे थे, स्कैटरिंग एंगल। और एक्स एक्सिस पे मैंने स्कैटरिंग एंगल ले लिया, वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल के कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों एंगल में ले लेता हूँ 20, 40, 60 और सो ऑन। लास्ट में ले लेते हैं बच्चों 180। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 10⁻1, 10⁻2 डेट मीन्स 100, 10⁻3 डेट मीन्स 1000, और ऐसे ही लास्ट तक में जाते आते 10⁻7। तो बच्चों जब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया, ऑब्जर्वेशंस देखी गई, तो ऑब्जर्वेशन में जो ग्राफ मिला वो कुछ इस तरीके से मिला। मतलब वैल्यूज देखते रहे हम लोग और डायग्राम उसके बदले बना लिया। तो बच्चों यहां से ऑब्जर्वेशन में से पता है इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, कि 10⁻7 तक के ये अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्कैटरिंग हुई, वो सब
वो सब लगभग लगभग ये 1 डिग्री के आसपास। बच्चों यहाँ पे लग रहा होगा कि 10 डिग्री है, पर डायग्राम थोड़ा सा अगर सही तरीके से बनाया जाए, मतलब ये अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से। तो 1 डिग्री से 1 डिग्री के आसपास ऑलमोस्ट सबके सब क्या हो रहे हैं कि 1 डिग्री से कम पे चले गए, स्कैटर्ड हो गए। तो पहला अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूँ, मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल मतलब सारे के सारे ही, ऑलमोस्ट सारे, मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल पास थ्रू मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल से जो पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बच्चों 1 डिग्री का मतलब डिफ्लेक्शन हुआ ही कहाँ है, उसको डिफ्लेक्शन थोड़ी बोलोगे आप लोग। तो वन मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सारे के सारे ऐसे ही चले गए। सेकंड पॉइंट बोलूं मैं, ओनली अबाउट 0.14% अप्रोक्सीमेट डेटा चल रहा है बच्चों, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ हूं और वहां पे चेक करके बता रहा हूं। अप्रोक्सीमेट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल scattered by more than 1 डिग्री। That means हमें समझ में आ गया बच्चों कि 99.86% अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुए वो 1 डिग्री से कम में थे, और 0.14% ही 1 डिग्री से ज़्यादा है। 1 डिग्री से ज़्यादा का मैं बच्चों क्या मतलब समझ रहे हो आप लोग, 90 डिग्री भी, 180 डिग्री भी, 45 डिग्री भी, सबके सब में सिर्फ 0.14% ही गए वहाँ तक। बाकी तभी तो पहला पॉइंट आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, पहला पॉइंट पढ़ो ना बच्चों कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो जो खेल था वो सारा का सारा 0.14% का था बच्चों। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हुई। फिर इसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं। थर्ड भी सेम कुछ इसी तरीके का पॉइंट है कि अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल, अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन एवरी 8,000 अल्फा पार्टिकल्स। बच्चों जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई रिपीट कि ये एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लेना, जो भी होगा सब कुछ एनसीईआरटी से होगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को किसी एक्स्ट्रा बुक से बताया जा रहा है, तो आप लोग बेफिक्र होकर एनसीईआरटी पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक, तो इसमें है थर्ड पॉइंट हमारा कि अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन एवरी 8,000 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री, मतलब 8,000 में से कोई सा एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा। यानी कि अगर 8 लाख होंगे तब जाके कोई से 100 पार्टिकल निकलेंगे उनमें से जो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। ओ माय गॉड, 8 लाख में से कोई 100 जो पता भी नहीं चलेगा आपको। देखा बच्चों कितना खतरनाक ऑब्जर्वेशन थी। मतलब देखो पहले पॉइंट ने ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कि सारे के सारे ऑलमोस्ट चले गए, उसी से हो गए। बच्चों इसका अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा ना, अगर मोटा मोटा सा एक प्रैक्टिकली सोचा जाए, अगर कोई चीज़ सीधी सीधी निकल रही है ना, ऑलमोस्ट सीधी सीधी, भाई अगर सीधी सीधी निकलने क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी इनके आगे आने के लिए कुछ है ही नहीं, तभी तो वो कोई चीज़ सीधी सीधी निकलेगी। मैं तुम लोगों के सामने कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट्स रख दूंगा, फिर कहूँगा भाई जाओ, कैसे जा पाओगे? कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट्स तो हटा दो। डैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ भी नहीं है, ये स्पेस सारा का सारा खाली है। डैट मीन्स बच्चों एटम का ना ऑलमोस्ट स्पेस एम्प्टी रहता है, जो स्पेस होता है वो एम्प्टी रहता है ऑलमोस्ट, इस वजह से वो बिना डिफ्लेक्शन के चले गए। चलो आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो बच्चों 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 4 ऑब्जर्वेशन का पॉइंट नंबर 4 चेक कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 कि बच्चों ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसमें 1 नंबर का 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो पॉइंट को देख लेते हैं। द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, द नंबर ऑफ
अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने अगर लेट अस सपोज एन थीटा से, एट स्कैटरिंग एंगल थीटा, एट स्कैटरिंग एंगल थीटा वेरीज इनवर्सली। अभी समझाता हूं बच्चों, डोंट वरी कि इसका क्या मतलब है, परेशान मत होना आप लोग। वेरीज इनवर्सली एज साइन स्क्वायर, सॉरी साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। अच्छा बायो वाले बच्चे परेशान किए, ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ेगी, कोई नहीं बच्चों, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ी सी का मतलब एक सिर्फ एक दो फॉर्मूले में होगा ये साइन कोस, नहीं तो नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आया एन थीटा है जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2। बच्चों इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है स्कैटर्ड हो रहे हैं वो इनवर्सली है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा कि आप जैसे जैसे इनको बढ़ाओगे अल्फा पार्टिकल्स को तो उतना उतना एंगल कम होता जाएगा, या फिर वाइस वर्सा बोल दो कि आप एंगल को बढ़ाओगे भाई तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं 90 डिग्री पे सिर्फ कोई 8000 में से एक था, एक ही है, तो एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया आपने तो वो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल कम हो गए। तो बच्चों ये फॉर्मूला कभी कभी यूज़ हो जाता है तो इसको इसलिए नोट कर लेना, और मैं स्टार बना देता हूँ इस पर। पॉइंट नंबर 5 और लास्ट पॉइंट ऑब्जर्वेशन का, तो हम बच्चों हमें 4 ऑब्जर्वेशन दिखी। फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन है वो तो आप लोगों को सभी को आती है कि जो फोर्स है बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, बच्चों वो तो सभी को पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0। देखो अल्फा पार्टिकल अब पता होना चाहिए था क्योंकि अल्फा पार्टिकल आ गया। अब बताओ अगर आप लोगों को सिर्फ अल्फा पार्टिकल रटा रहता तो पता ही ना चलता। तो हमें पता है अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज था 2 इलेक्ट्रॉन, इनटू न्यूक्लियस पे कितना है, हो सकता है किसी का भी न्यूक्लियस हो, तो एटॉमिक नंबर तो मुझे पता नहीं किसका है, तो इसलिए जेड ई अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। बच्चों जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर आप आर्गन की बात कर रहे हो तो 1, हीलियम की बात कर रहे हो तो 2, लिथियम की बात कर रहे हो तो 3E, बेरिलियम बोरोन कार्बन की बात कर रहे हो तो 6E। तो क्लियर बच्चों, तो इस 5 पॉइंट में हम लोगों ने सारी लगभग अप्रोक्सीमेट ऑब्जर्वेशन सारी की सारी देख ली। तो बच्चों ऑब्जर्वेशंस क्लियर है। अच्छा ईमानदारी से बताना आप लोगों में से किससे सब कुछ आता था। तो कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। कंक्लूजन बच्चों, पहली जो कंक्लूजन थी हमने अभी मेरे बताया भी था कि ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस है, डेट्स वाई बिना डिफ्लेक्शन के चला गया। क्लियर बच्चों, और जो उसका एंटायर मास है, कंप्लीट मास है, वो कहाँ रहता है, एंटायर मास कहाँ पे कन्फाइंड रहेगा, कन्फाइंड टू सेंट्रल कोर। और इस सेंट्रल कोर को ही क्या बोलते हैं बच्चों, इस सेंट्रल कोर को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्लियर बच्चों, पॉइंट नंबर 1 कंक्लूजन का मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया था। होशियार तो हो बच्चों आप लोग, तभी तो पता चल गया। दूसरा पॉइंट, भाई ये स्कैटरिंग हुई क्यों, हमने कहा इसको स्कैटरिंग करने के लिए, डंडा लेके बैठा हुआ था मैं वहां पे कि चलो जाओ स्कैटरिंग करो। एक्चुअली में स्कैटरिंग होने का रीजन है उसका बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। और अभी हम लोगों ने देखा, अभी क्या मतलब हमें पता है, देखा बच्चों बार बार हर बार अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल में मैंने देखा +2E चार्ज था उस पर, और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सेम चीज़ें क्या करती हैं, रिपल्सन, दैट्स वाई स्कैटरिंग हुई बच्चों, क्योंकि उसने रिपल्सिव फोर्स लगाया, रिपल्सिव फोर्स लगाया, दैट्स वाई स्कैटरिंग हो गई। बहुत बढ़िया बच्चों, तो स्कैटरिंग हमें समझ में आई। तीसरा कंक्लूजन देख लेते हैं।
तीसरा जो कंक्लूजन है वो है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस is varies is एक्चुअल में इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट। डेट मीन्स बच्चों हमें समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहा है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपनी मन मर्जी से जैसे मर्जी वैसे रिवॉल्व कर ले या चला जाए, तो किस पाथ में ये, अगर ये किस तरीके से वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में। हालांकि मेरे डायग्राम में सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं लग रहे, बट आप लोग एडजस्ट कर लोगे बच्चों। चलो क्लियर है बच्चों, तो ये हमें समझ में आ गया कि वो किस तरीके से कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये 3 पॉइंट हमें क्लियर हो गए। नेक्स्ट बच्चों इसमें जो टॉपिक है इसी के अंदर है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो बच्चों इसको भी देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कि इसका सीन क्या है। एक्चुअली में बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि एज द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस द न्यूक्लियस, एज द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस जैसे ही अल्फा पार्टिकल अप्रोच करेगा किसके पास, द न्यूक्लियस के पास जाने के लिए अल्फा पार्टिकल अप्रोच करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, एक रिपल्सिव फोर्स। आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोगों को पता है पॉजिटिव को एक रिपल्सन करेगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा। उस रिपल्सिव फोर्स के वजह से जैसे जैसे पास जाएगा रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से मोशन हो रही है वो कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और एट अ सर्टेन रेंज, एक ऐसी रेंज आएगी बच्चों, एट अ सर्टेन रेंज, एक ऐसी रेंज आने वाली है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। एट अ सर्टेन रेंज की जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब अब आप आगे जा ही नहीं सकते। तो वो ऐसा पॉइंट जो मैक्सिमम जहां तक वो चला गया उसके पास, उस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज नोन एज क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बच्चों इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R। बच्चों मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, इसको R0 से रिप्रेजेंट कर लो। हाँ बच्चों मैं बोला था कि इसको मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार आपको बता पाऊँ, भले ही ये क्योंकि रिवीजन सीरीज है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से कुछ भी छूटे ना। तो हाफ mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 कितना है 2e, Q2 कितना है ZE/R0। R0 मुझे निकालनी थी, तो R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 2ZE² काइनेटिक एनर्जी KE। तो बच्चों डेट इज द फॉर्मूला फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच कि कितने पास तक वो जा सकता है। तो क्लियर है बच्चों, आई होप आप लोगों से सभी से अच्छे से आ गया होगा। तो चलो अपने नए टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, मज़े मज़े में। एंगल ऑफ स्कैटरिंग, क्या मज़ा आ रहा है रिवीजन में बच्चों। हाँ अगर आप लोगों से सब कुछ ये आता है और आप लोगों को प्राउड फील हो रहा है कि यार सब कुछ आ रहा है, तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और आप लोग अगर डिप्रेस हो कि नहीं यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो बहुत गलत बात है बच्चों। आई होप कि आप लोग डिटेल्ड वीडियो भी देख लो ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें आ जाएँ। चलो चाहे एंगल ऑफ स्कैटरिंग देखते हैं फटाफट से। एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगी बच्चों, एंगल बाय विच अल्फा पार्टिकल
गेट्स डेविएटेड, कि वो एंगल जिससे अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। बच्चों कॉमन सी बात है ना, आप अपने ओरिजिनल पाथ पे चले जा रहे हो और उससे आप चेंज हो जाओ, जितना चेंज हुआ है उसी को तो डेविएशन बोलेंगे। और यहाँ पे उस डेविएशन को क्या बोलते हैं मैंने, स्कैटरिंग, कि आपका ओरिजिनल ये था पर आप चले गए ऐसे। तो ये जितना एंगल आपने चेंज किया उसी को हमने बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये एंगल बाय विच अल्फा पार्टिकल गेट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, कि ये जितना ये एंगल चेंज किया आपने। क्लियर बच्चों? तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। फटाफट से नए टॉपिक पर आ जाते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पैक्ट पैरामीटर। अजय छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और ये यूज हो रहे हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर देख लेते हैं बच्चों। इम्पैक्ट पैरामीटर एक्चुअली में, इम्पैक्ट पैरामीटर अगर देखा जाए, मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर बता देता हूँ आप लोगों को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the velocity vector, of the velocity vector, perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle from the central line, from the central line of the nucleus, from the central line of the nucleus। बच्चों देखो थोड़ा सा आप लोगों को मैं अभी समझाता हूँ, एक बार पहले डायग्राम बना लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। हैंड राइटिंग के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई एडजस्ट तो करना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा। देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस है जो मैंने रेड रेड बनाया, और रेज आ रही है, सीधी सीधी रेज आई, तो क्या होगा, ये क्या होगी, वापस से बाउंस बैक चला जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आया और वापस से चला गया, सीधा सीधा टकराया। अच्छा, अब दूसरा अल्फा पार्टिकल है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस वो बढ़ा देता है, वो ऐसे जाता है, तो वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा यहां से, वो इतना स्कैटर्ड हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके पास है बहुत ज्यादा, तो स्कैटर्ड ज्यादा होगा। अब जो इससे ऊपर से जाएगा, डिस्टेंस बढ़ी या नहीं बढ़ी, और डिस्टेंस बढ़ी तो इसका मतलब स्कैटर्ड वो कम होगा। देख लो बच्चों, नेक्स्ट ये वाला, ये स्कैटर्ड और कम होगा, और सीधा सीधा चला गया ये वाला हिस्सा। तो बच्चों इस केस में, अच्छा आप लोगों को लग रहा है कि ये वाला स्कैटरिंग यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है बहुत ज्यादा हुई, यहाँ पे उससे कम हुई और यहाँ पे और कम हुई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ कैसे। जाना था उसको सीधा, पर चला कितना गया बच्चों वो, वहां यहां से ये इतना एंगल, यानी कि यहाँ पे स्कैटरिंग ज्यादा है θ1, पर यहाँ पे स्कैटरिंग कम है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। यहाँ पे स्कैटरिंग और कम हो गई क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्सिव फोर्स कम होता जाएगा ना बच्चों, डेट्स वाई स्कैटरिंग एंगल कम होता जा रहा है हर बार। और अगर आप उससे भी ऊपर से जाओगे तो हो सकता है वो सीधे सीधे चली जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा रिपल्सिव, तो यहाँ पे स्कैटरिंग कितनी होगी, 0। तो क्लियर बच्चों, इस वाले केस में कितनी थी, मैक्सिमम 180 डिग्री। तो बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर हम लोग पढ़ना चाह रहे थे, इंपैक्ट पैरामीटर पढ़ लेते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब मैंने क्या लिखवाया बच्चों, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहां से लेके जो ये यहां तक की डिस्टेंस है, तो इसी को हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर बोल रहे हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक की बच्चों, ये सीधी। डेफिनेशन पढ़ के देखो आप, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कहां से, फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर बच्चों? एक बार फिर से बता देता हूं, जो ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन थी उसके ऊपर कोई एक ऐसा वेलोसिटी वेक्टर जो उससे परपेंडिकुलरली निकल जाए, तो उस डिस्टेंस को हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर बोल रहे हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं बच्चों। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से बताऊंगा आप लोगों को, या फिर वीडियो को वापस से इस हिस्से को दोबारा से चला के देखना, दोबारा देखना। इंपैक्ट पैरामीटर क्लियर है?
तो बच्चों इसका एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, मतलब आप लोगों को प्रूफ की कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 1/4πε0, 1/4πε0 ZE² cot θ/2 अपॉन के। ये बच्चों फॉर्मूला है इम्पैक्ट पैरामीटर का, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है एनसीईआरटी में। दैट मीन्स आप लोगों को डायरेक्ट याद करना है। अच्छा, इसमें नोट देखते हैं तो बच्चों, अगर हेड ऑन कोलिजन हो, डायरेक्ट टक्कर लगे, हेड ऑन कोलिजन, तो बच्चों हेड ऑन कोलिजन में हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है सीधी सीधी टक्कर लगी तो B इक्वल टू जो इम्पैक्ट पैरामीटर था वो मिनिमम है। आप लोग देख रहे हो सीधी सीधी टक्कर यहीं के यहीं लगी, यहीं के यहीं अगर हो जाए तो B कितना है? मिनिमम हो जाएगा, 0 ही हो गया। भाई इम्पैक्ट पैरामीटर बचा कहाँ? सीधी सीधी टक्कर लग के तो डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, वापिस ही आ गया। तो B इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है? मिनिमम। एंड थीटा कितना हो गया? वापिस आ गया ना 180 डिग्री। और बच्चों अगर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करना चाहो आप लोग, फॉर अ लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर, लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब आप बहुत दूर से जा रहे हो उसके लिए, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप लोग देख लो डायग्राम में, यहां पे देख लो कि इस वाले केस में तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर को बी मैक्स कर दूं यहां से लेके यहां तक, तो थीटा सीधा सीधा चला गया, वो डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। दैट मीन्स इस केस में थीटा 0। देख रहे हो बच्चों इस केस में? चलो, तो बच्चों ये बेसिक्स कुछ थे आप लोगों के। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पे वो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करनी है कब? जब वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हो। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि यहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? तो वो रिवॉल्व करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। आप लोगों को क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, समझाया गया है कि रोटेशनल मोशन के लिए 11th क्लास में समझाया गया है कि या तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। इन फोर्स का बच्चों खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये किसी और की हेल्प से आते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किस वजह से आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। बच्चों किसकी वजह से आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बच्चों आई नो आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोगों को ये बात पता थी कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस वजह से वो रिवॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके आ पा रहा है। तो हमें पता है एफ सी इज इक्वल टू एफ ए। एफ सी मतलब mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 E²/r²। एक्चुअली में बच्चों यहाँ पे z इक्वल टू 1 है क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी करते हैं। असल में आप लोग पूरे ही चैप्टर में हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी करोगे, क्यों? इसका रीजन आप लोगों को बाद में पता चलेगा बोर के मॉडल की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सारी स्टडी हाइड्रोजन के लिए ही की गई थी। इनफैक्ट ये एक उसकी लिमिटेशन है बोर्स मॉडल की कि वो सिर्फ हाइड्रोजन ही मॉडल को स्टडी कर पाया था, बाकी के मॉडल के लिए चीज़ें वैलिड नहीं हो पा रही थी। तो 1/4πε0 E²/r²। अच्छा 2 क्यों नहीं आया? बच्चों अल्फा पार्टिकल की बात नहीं हो रही, बच्चों दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, अल्फा पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात हो रही है। तो mv²/r 1/4πε0 E²/r²। तो बच्चों जब मैं यहाँ से इसको सोल्व करूंगा, r ये कैंसिल आउट हो गया, तो जब r की वैल्यू मैं निकालूंगा तो वैल्यू आएगी E²/4πε0 mv²। तो बच्चों उस ऑर्बिट की रेडियस हमें पता लग गई, ये ऑर्बिट की उसकी रेडियस है कि किस डिस्टेंस पे वो कर रहा है, मोशन में आ रहा है, ठीक। अच्छा बच्चों अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को पता है क्या क्या होंगी। काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी ½ mv²। तो यहाँ पे Q1 कितना है हमारा? इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लें तो E, हाइड्रोजन एटम का है तो अगेन न्यूक्लियस पे 1 चार्ज होगा तो 1E/r। तो काइनेटिक एनर्जी की भी निकाल लेते हैं वैल्यू। एक्चुअली में बच्चों अभी काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने ऊपर mv की वैल्यू निकाली थी mv² की, तो वो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे।
आप अभी ऊपर वाली क्वेश्चन से देखो ना बच्चों, एम वी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू, ये जो इस पे मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ये थी 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वैल्यू रख देता हूँ मैं, 1/2 तो ऑलरेडी था ही, और उसके बाद एम वी स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से वैल्यू आ गई वन अपॉन क्या, ई स्क्वायर कर लो, ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों एक चीज देखो, हमें पता है, कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से पता है कि काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा न्यूक्लियस के पास तो कम होती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल मतलब इनमें इसका मतलब यह है कि उसके बढ़ने से ये कम हो रही है। डेट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी के साथ यहां पे एक माइनस साइन भी आएगा बच्चों, -1/4πε0 अपॉन, लिख देता हूं उसकी वैल्यू में, ई स्क्वायर अपॉन -e²/4πε0 आर। अच्छा चलो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता ही देता हूं सही तरीके से। तो ये डिटेल्ड वीडियो में तो ज़्यादातर बताई जाती चीज़ें, पर आप लोग फिर भी देख लो, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेगेटिव साइन इन पोटेंशियल एनर्जी signifies that negative sign in potential energy signifies that the electrostatic force is in negative r direction और अट्रैक्टिव इन नेचर। बच्चों इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप वहां पे बढ़ोगे उसके पास, तो वो निगेटिव डायरेक्शन में, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाता रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने से अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसी टाइम कम होती जाएगी, अपोजिट। डेट्स वाई उसमें माइनस साइन हम लोगों ने लगाया है। अच्छा टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल लो, वो क्या होगी बच्चों, के ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी फाइंड की, ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर। पोटेंशियल एनर्जी भी अभी फाइंड की, -e²/4πε0 आर। ओहो, दिमाग में आ गई एकदम से बात कि सर ये तो नीचे वाली, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम हो रही है। तो डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस में e²/8πε0 आर। डेट मीन्स बच्चों टोटल एनर्जी अगर माइनस में आ रही है तो इसका क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा मानना यह है, इवन सभी फैकल्टियों का, कि ये सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि सबसे मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे बसा हुआ है। तो मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूं ताकि अच्छे समझ में आए। द टोटल एनर्जी of the electron is negative. This implies that, बच्चों ध्यान से सुनना, यह हमें बताता है, this implies that the electron, अभी आप लोगों को समझाऊंगा भी मैं, डोंट वरी, is bound, the electron is bound to the nucleus, the electron is bound to the nucleus if E is positive। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती तो क्या होता, देन एन इलेक्ट्रॉन will not follow a close orbit around the nucleus, and it would leave the atom,
लीव द एटम। डोंट वरी बच्चों, 2 सेकंड बस, ये लिख के अभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, पहले मैंने बोला अगर टोटल एनर्जी निगेटिव होगी तो क्या हमें पता चलेगा, दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। बच्चों समझ लो क्या मतलब है इसका। आप लोग देखते हो कि ये न्यूक्लियस है, अगर रेड वाला जो मैंने बनाया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर उसके पास इस फॉर्मूले से ही ड्राइव हो गया, पता चल गया कि उसके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं है। माइनस साइन का मतलब ये है कि वो बाउंड है। भाई निगेटिव साइन का यही तो मतलब खुद की कोई एनर्जी है ही नहीं उसके पास एक्स्ट्रा, डेट्स वाई वो इस न्यूक्लियस को छोड़ के जा ही नहीं सकता। तो निगेटिव साइन यही शो करती है, डेट्स वाई मैंने बोला था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ऐसा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस को छोड़ के जा ही नहीं पाता, क्या रीजन है परफेक्ट, तो आप लोग ये डेरिवेशन करके बता सकते हो और आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हो कि टोटल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें माइनस का साइन आ रहा है और वो इंप्लाई कर रहा है, हमें बता रहा है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है क्योंकि उसके पास खुद की कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो होती है और उसका साइन पॉजिटिव होता बच्चों, तो इसका ये मतलब है कि वो क्लोज ऑर्बिट को जो वो ऑर्बिट है अराउंड द न्यूक्लियस उसको फॉलो नहीं करता और एटम को लीव करके चला जाता। बच्चों क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है बच्चों, जो अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे, क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं इस मॉडल में पूरे के पूरे, कुछ कमियां नहीं है? नेवर पॉसिबल बच्चों, आप में, मुझ में या हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो वो इम्प्रूव भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो बच्चों रदरफोर्ड्स मॉडल में जो ड्रॉबैक थी, मेन 2 ड्रॉबैक्स थी। जो फर्स्ट वाले ड्रॉबैक है, कमियां है, वो थी रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बच्चों आप लोग एकदम से समझ जाओगे क्या प्रॉब्लम थी। एक्चुअली में हमें पता है कि जब भी कोई चीज गोल गोल घूम रही है, कोई चीज मतलब ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, ऑब्जेक्ट किस में है? सर्कुलर मोशन में। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन था? हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में था वो सच में ही। तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत होगी, और जब उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो बच्चों वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होते हुए क्या होगा बच्चों, जब यहां पे वो एक्सेलरेट होता रहेगा, डेट मीन्स कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ एनर्जी होगी। और जब कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ एनर्जी होगी, चलो में किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए लगातार जब वो मोशन में होगा तो लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती रहेगी। बच्चों ऐसा क्लासिकल थ्योरी बोलती है। तो लॉस ऑफ एनर्जी होगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, डेट मीन्स उसकी हर बार रेडियस भी, रेडियस ऑफ देयर ऑर्बिट्स, वो भी रिड्यूस होती रहेगी। और जब रेडियस रिड्यूस होती रहेगी, फाइनली इलेक्ट्रॉन को फॉल हो जाना चाहिए उसके न्यूक्लियस में। कहाँ? न्यूक्लियस पे। और जब फाइनली वो न्यूक्लियस पे आ जाएगा, डेट मीन्स रिमेन्स अनस्टेबल, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट ऐसा तो होता ही नहीं है। डेट मीन्स ये पहली कमी थी कि वो ये इस चीज को समझा ही नहीं पाए। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बच्चों वो सही से समझा ही नहीं पाए रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले चीज, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, ठीक। उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत होगी, ठीक। उसके लिए जब वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन मिलेगा तो एनर्जी भी यूज होगी, लॉस होता रहेगा, मतलब कम होती रहेगी उसकी एनर्जी। एनर्जी कम होगी तो रेडियस कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले आपने बहुत बड़े बड़े चक्कर काट रहे हो बहुत ज़्यादा एनर्जी से, अब आपका एनर्जी कम रहेगी, छोटे चक्कर, अब आपके पास एनर्जी और कम रहेगी और छोटा, और फाइनली वो न्यूक्लियस में आके गिर गया, डेट मीन्स अनस्टेबल हो गया वो। तो ये पहली कमी थी, बता ही नहीं पाए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा हो नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या। तो बच्चों सेकंड देखते हैं। सेकंड है रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम नाम सुन के खुश हो गए होगे कि हाँ सर ये लाइन स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ना है, ये एग्जाम में 100% आता ही आता है, तो क्या सीन है इसका। तो बच्चों रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, ये भी नहीं बता पाए वो। इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन था।
क्या नहीं बता पाए इसके अंदर? एक्चुअली में हमें पता है कि जब कंटिन्यूसली उसकी रेडियस में चेंज आ रहा है, रेडियस में डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो रिवॉल्यूशन की है घूमने की वो भी डिक्रीज होगी। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बच्चों, उस फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज होने से ये क्या करेगी, रेडिएट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। और जब ऐसा होगा ऑल फ्रीक्वेंसी मतलब डेट मीन्स कंटिन्यूअस नेचर होगा, कंटिन्यूअस नेचर होगा। और कंटिन्यूअस नेचर होने का मतलब लाइन स्पेक्ट्रम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है बच्चों, डिस्क्रीट। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है बच्चों, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस थोड़ा ही होगा। एक्चुअली में लाइंस कुछ इस तरीके से है, ये लाइंस है, तो क्या ये कंटिन्यूअस है, बीच का तो गैप गड़बड़ हो गया ना, ये बीच का गैप, डेट मीन्स ये कंटिन्यूअस तो है नहीं, पर इसके अकॉर्डिंग तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये भी प्रॉब्लम थी। तो अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई मेजर ड्रॉबैक्स बताओ जिसकी वजह से आप रदरफोर्ड के मॉडल को गड़बड़ बोल सकते हो, तो आप लोग पहला क्या बोलोगे, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और दूसरा क्या बोलोगे, रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम बच्चों जिसमें पूरा का पूरा हाइड्रोजन को लेके एक्सप्लेन की गई है सारी चीजें। तो इस कमियों को दूर करने के लिए कौन आया था, बोर्ड्स मॉडल। इस पर ट्रिपल स्टार बना देना, 100% श्योर है एग्जाम में आना ही आना है। बताऊंगा क्या क्वेश्चन आएगा, बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चों ये सारी आप लोगों की क्विक रिवीजन सीरीज की वजह से छोटी छोटी वीडियो आ रही है, बहुत सारी चीज़ें स्किप हो रही है। एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं वो सारी चीज़ें बता पानी, तो आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो देखनी पड़ेगी। भी फिलहाल ये देख लेते हैं। तो बॉर्ड ने 3 पोस्टुलेट्स बताए थे, मतलब पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स 1 बाय 1 करके देखते हैं। जो पहला पॉइंट बताया बच्चों, पहला पॉइंट यहां पे देखो क्या है। पहला पॉइंट था एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could revolve in certain, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों बहुत, in certain stable orbit. An electron in an atom could revolve in certain stable orbit without emission of radiant energy. अभी आप लोगों का उस ड्रॉबैक का भी सॉल्यूशन मिल गया, विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। देखो बच्चों, बोर्ड्स ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिवॉल्व करेगा कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में, और उन स्टेबल ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा मतलब अपनी ग्राउंड स्टेट हो गई, क्योंकि वहां पे वो स्टेबल है। भाई हम कहां पे स्टेबल होते हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में वो होगा अपने, चाहे वो सेकंड ऑर्बिट हो किसी के लिए थर्ड हो, किसी के लिए फर्स्ट हो सकता है, कि कोई फोर्थ में स्टेबल हो सकता है। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल ऑर्बिट में होगा और वहां पे रिवॉल्व करेगा, तो वो रिवॉल्वमेंट मतलब जो वहां पे रोटेशन होगी वो विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी की होगी। मतलब उसको रिवॉल्यूशन में रहने के लिए वहां एनर्जी का लॉस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। पर वो कब और सिर्फ कब पॉसिबल है, जब वो अपने स्टेबल ऑर्बिट में होगा। इन्हीं को बच्चों स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम भी बोलते हैं। अच्छा, उसके लिए एक पॉइंट भी था, डी ब्रोगली साहब ने बताया था कि वो ऑर्बिट्स होंगे जब 2 पाई आर उस एन लैम्डा के इक्वल होगा। और यहां पे लैम्डा क्या है बच्चों, समझ में आ गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा, डी ब्रोगली डी ब्रॉय भी बोलते हैं। तो डी ये हो गया बच्चों फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट को भी देख लेते हैं। सेकंड पोस्टुलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। एक्चुअल में सेकंड पोस्टुलेट डिफाइन करता है उन स्टेबल ऑर्बिट्स को, डिफाइंस स्टेबल
ऑर्बिट। किस तरीके से भी पता लग जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो बच्चों ये वो स्टेबल ऑर्बिट्स होंगे जिसमें उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 टाइम्स का। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी डेट मीन्स वो स्टेबल ऑर्बिट नहीं होगा। उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन, उन स्टेबल ऑर्बिट के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद वहां से एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अदरवाइज बच्चों अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है और कुछ इस तरीके के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मानो कि ये वाला ऑर्बिट वो है जिसके अंदर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये स्टेबल ऑर्बिट नहीं है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो स्टेबल ऑर्बिट इसने डिफाइन किया कि वो जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम mvr एंड टाइम ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा तो उनको स्टेबल ऑर्बिट बोलेंगे और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करेंगे और इजीली रिवॉल्व कर पाएंगे। थर्ड पोस्टुलेट। अच्छा बच्चों इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। एग्जाम में कभी आप लोगों से पूछ ले कि बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, तो आप लोग बता पाओगे ना बच्चों। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड असल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बिल्कुल बेसिक है। थर्ड देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल पे जा रहा है और बच्चों ये हाई लेवल क्या था उसका, स्टेशनरी स्टेट थी, यहां से कहां चला गया वो लो लेवल पे। तो आप लोगों को पता है जब हाई से लो पे जाओगे आप तो आप कुछ ना कुछ रिलीज करोगे एनर्जी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एमिट द फोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन जब वो हाई लेवल से लो लेवल पे जाएंगे तो कुछ फोटॉन्स को एमिट करना शुरू कर देंगे और उन फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी वो होगी EH माइनस EL, कि आप कितने हाई लेवल से कितने लो लेवल पे चले गए, उस एनर्जी का डिफरेंस ही फोटॉन्स की एनर्जी के इक्वल होगा, या फिर E इनिशियल माइनस E फाइनल, कि आप कहां से कहां पे गए। क्लियर बच्चों, यहां पे इनिशियल हमेशा ज्यादा ही होगी फाइनल से, तभी तो वो रिलीज कर पाएगा। इनिशियल एनर्जी है ज़्यादा है तभी तो फाइनल में चला गया, वो दूसरी जगह पे चला गया और उसने रिलीज कर दी एनर्जी। तो बच्चों ये 3 पोस्टुलेट्स थे, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। पहला डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन क्यों अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। दूसरा कि वो स्टेबल ऑर्बिट्स कौन से होंगे, वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो होंगे जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स होगा h अपॉन 2 पाएगा। फिर तीसरा कि अगर वो हाई से लो पे जाएंगे तो क्या होगा, तो वो कुछ फोटॉन्स की एनर्जी के इक्वल एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी कितनी होगी, EH माइनस EL। EH मतलब हाई से, EL लो। क्लियर बच्चों। तो नाउ वी विल डिस्कस बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बच्चों, तो बच्चों यहां पे मैं कुछ फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। अगेन क्यूक रिवीजन सीरीज है तो यहां पे डेरिवेशन उनके नहीं होंगे, डिटेल्ड वीडियो में आप लोगों को डेरिवेशन मिल जाएगा। फटाफट से फॉर्मूला देखते हैं। V इक्वल टू ZE² अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन n। डेट मीन्स यहां पे बच्चों देखो, आप लोगों में थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से बता देता हूं। ये वो ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये हो गया न्यूक्लियस। अगर किसी और एटम की बात कर दो आप, हाइड्रोजन की नहीं, तो ZE चार्ज होगा उस पर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है E। तो बच्चों ये यहां से ZE से लेके E तक की जो डिस्टेंस है ये R, ये फाइंड करनी है। जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो V, वो फाइंड करनी है हम लोगों को। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। बच्चों इलेक्ट्रॉन
किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, पहले वो फाइंड करनी है, वो हम लोगों ने अभी देख ली। फिर उसकी रेडियस कितनी है वो चेक कर लेंगे। तो बच्चों यहां पे v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट 1/n आ गया। तो यहां पे n क्या है बच्चों, n है हमारा कि वो कौन सा ऑर्बिट है जिसमें वो घूम रहे हैं, और इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं बच्चों। तो क्लियर हो गया इस फॉर्मूले से कुल मिला के कि जो हमारा v होगा प्रोपोर्शनल टू होगा वो 1/n के, v प्रोपोर्शनल टू होगा वो हमारा 1/n के। दैट मीन्स v प्रोपोर्शनल टू 1/n बोल दो, या फिर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो बच्चों जैसे जैसे n बढ़ेगा वो दूर दूर दूसरे ऑर्बिट्स में जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। उसके पास रहेगा तो ज़्यादा, न्यूक्लियस के पास रहेगा तो n की वैल्यू कम हो गई, डेट मीन्स वहाँ पे वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। क्लियर बच्चों? अच्छा ये h क्या था, h आप लोगों को पता है ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। h क्या है बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट। आई नो आप लोगों को पता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर बच्चों? ठीक। अब हम लोग यहां पे रेडियस के लिए देखते हैं। रेडियस का जो फॉर्मूला है r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी रेडियस। तो बच्चों यहां से हमें समझ में आया r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, जैसे जैसे उसका ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी। अबे कॉमन सी बात है, ये फर्स्ट ऑर्बिट था तो रेडियस इतनी है, सेकंड ऑर्बिट गया तो और ज्यादा रेडियस बढ़ गई बच्चे, थर्ड ऑर्बिट बना लो तो उसकी रेडियस यहां से और ज्यादा बढ़ गई, तीसरे के लिए ये, पहले के लिए ये, दूसरे के लिए ये। देख रहे हो ना बच्चों आप लोग? चलो तो आज ये भी क्लियर हो गया। तीसरा फॉर्मूला है हमारा, पहला वेलोसिटी, दूसरा रेडियस और तीसरा है हमारा एनर्जी का। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली तो वो, अच्छा इन सब में ना आप जेड की वैल्यू 1 रखोगे क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो फॉर्मूला ई इसका आ रहा है -m जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे आप ऑर्बिट्स बढ़ाओगे आगे जाओगे तो उसकी एनर्जी यहाँ पे बच्चों क्या समझ में आ रही है कि कम होती जाएगी। क्लियर? यहाँ पे माइनस के से कम होती जाएगी। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बोर्ड्स रेडियस। बोर्ड्स रेडियस, तो बोर्ड्स रेडियस देखते क्या सीन है। बोर्ड्स रेडियस एक नंबर में आ सकता है, इसको ध्यान रखना बच्चों। द रेडियस of innermost, the radius of innermost orbit, the radius of innermost orbit of the hydrogen atom, of the hydrogen atom, called Bohr radius, called Bohr radius। मतलब बच्चों जो वो फॉर्मूला आया वहां पे उसके अंदर हाइड्रोजन एटम की बात कर लो और इनर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर लो, दैट मीन्स n इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन एटम की बात है तो z इक्वल टू 1। जब ये वैल्यू आप पुट करोगे, r का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद है या भूल गए? इतने जल्दी भूल गए? कोई नहीं, मैं लिख देता हूं। r इक्वल टू था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। जब मैं इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं बच्चों, n क्या है 1, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पाई क्या है 3.14, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z कितना हो गया 1, e कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। तो इन सब की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। इसका ध्यान रखना बच्चों। तो ये वैल्यू आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसी को बोर्ड्स रेडियस बोलते हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोग बोलोगे हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए इनर मोस्ट ऑर्बिट पे जो रेडियस होगी उसी को बोर्ड रेडियस कहते हैं। क्लियर? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी इनर मोस्ट रेडियस में? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था,
तो जब मैं उसमें सारी वैल्यू पुट करता हूं तो v की वैल्यू आएगी, वैल्यू कुछ इस तरीके की आएगी v की कि वो स्पीड ऑफ लाइट को 137 से डिवाइड करोगे तो वो इस वैल्यू के इक्वल होगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट को जो 3 × 10⁸ होगी मीटर पर सेकेंड, अगर उसको मैं 137 से डिवाइड करूंगा तो उस वैल्यू के इक्वल आएगी वो वैल्यू। तो डायरेक्ट हम लोग c/137 कर लेते हैं। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते जी, चाहे कितनी भी आती। असल में ना हम लोग कंपेरिजन करना चाह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन की क्या स्पीड है, डेट्स वाई हम लोग उसको घुमा फिरा के c की टर्म्स में लेके आए। तो v = c/137, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट जो स्पीड होगी लाइट की उससे 137 टाइम्स कम स्पीड पे मूव करेगा बच्चों। अच्छा इस इनर मोस्ट सेल के लिए अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी जब सोल्व करोगे -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वही ऑर्बिट 1 के लिए 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी पहले ऑर्बिट के लिए बच्चों। सेकेंड ऑर्बिट के लिए जाओगे तो आपकी एनर्जी 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करने का मतलब यह है कि माइनस के साइन की वजह से, देखो अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं E2 के लिए तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4, और जब आप इससे डिवाइड करोगे तो -3.4 समथिंग आ जाएगी। बच्चों माइनस की छोटी वैल्यू बड़ी होती है, आपको पता है माइनस की वजह से, डेट मीन्स एनर्जी बढ़ जाएगी माइनस के साइन की वजह से सिर्फ। क्लियर बच्चों, तो हमें तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वेव नंबर। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी वेव नंबर उसको भी देख लेते हैं बच्चों फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा यहां पे कुछ सपोज करते हैं, सपोज एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट बच्चों जहां पे वो स्टेबल है, N2 टू लोअर एनर्जी स्टेट। एकदम से आप लोग बहुत स्मार्ट हो, समझ में आ गया कि सर अगर हायर से लोअर पे जाएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, वो होगी E2 - E1। ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो फोटोन के इक्वल, उस फोटोन की एनर्जी के इक्वल E2 - E1। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो वो mz² अपॉन 8 ε0² h², ये सब कांस्टेंट तो एक जैसे रहेंगे। वो 1/n था जो वो 1/n² हो जाएगा E2 की वजह से। फिर E1 है तो -1/n1² हो जाएगा। बच्चों इतनी मैथ्स तो आती है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर इतनी मैथ्स भी नहीं आ रही, इसको भी दोबारा बता दूंगा, इवन डिटेल्ड वीडियो में तो है ही ये सारी चीजें। तो बच्चों अगर मैं दोनों साइड E2 - E1 लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में h से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा बस, ये 8 ε0² h क्यूब हो जाएगा, और क्या होगा बच्चों। अच्छा ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे वेव नंबर जो लानी है वैल्यू उसकी वजह से, उसके फॉर्मूले में ये चाहिएगा मुझे, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों मुझे पता है E = होता है h न्यू, E = क्या होता है h न्यू, और अगर मैं ये इसका h अपॉन में चला गया यहाँ तो क्या बचा न्यू। अब समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये न्यू की वैल्यू आ गई, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी mz² e⁴ माइनस में 8 ε0² h³ 1/n2² - 1/n1²। अच्छा बच्चों अगर मैं दोनों साइड c से डिवाइड कर दूं, अगेन ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि ये सोल्व हो जाए। तो जब मैं यहाँ पे c से डिवाइड करूंगा तो ये c ऊपर चला जाएगा, अबे पास वाला पास और दूर वाला दूर, ये पास था तो ये यहीं आ गया, और वो दूर था तो वो ऊपर चला गया अपन। तो μ/c, तो μ/c आ रहा है -mz² e⁴ 8 ε0² h, अच्छा ये क्यूब था बच्चों, h³ c 1/n2² - 1/n1²।
क्लियर बच्चों? तो बच्चों जो ये वैल्यू थी, अच्छा इसमें ना हम लोग एक करेक्शन और कर सकते हैं। करेक्शन मतलब अभी चलो बताता हूं मैं, फिलहाल पहले इसे सोल्व करते हैं। हमें पता है बच्चों c इक्वल टू सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और वो किस में होगी, मीटर पर सेकेंड में। लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस, वो हो गया लैम्डा मीटर में, और टाइम का मतलब t पर सेकेंड, यही तो होगा। तो c इक्वल टू लैम्डा 1/t का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी म्यू, तो c इक्वल टू म्यू लैम्डा। ये आप लोगों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो c इक्वल टू म्यू लैम्डा, तो अगर मैं म्यू 1/लैम्डा कर लूँ और म्यू अपॉन सी कर लूँ, डेट मीन्स, और ये वैल्यू यहाँ रखी हुई है, तो म्यू अपॉन सी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1/लैम्डा से। अच्छा मैं इस माइनस के साइन को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये 8 ε0² h³ सी एज इट इज। अब ये माइनस का n1² यहाँ आके प्लस में, और ये माइनस n2² जो प्लस का था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। अब बच्चों जो ये पूरी वैल्यू है mz² e⁴, जो ये वैल्यू है अपॉन 8 ε0 h³ c, जो पूरा का पूरा है, इसको हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। हालांकि z² को अलग हटा देना, इसको हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आ गया 1/λ इज इक्वल टू r z² 1/n1² माइनस 1/n2²। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूज होगा, ये तो कर ही जाना कंफर्म। मैं बोल देता हूँ आप लोगों को कि एग्जाम में आप लोगों के आना ही आना इस बार 2022 में, सॉरी 2021 में। 1/λ इज इक्वल टू r z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अच्छा इस रिडबर्ग कांस्टेंट की जब वैल्यू सॉल्व करी गई, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते, z इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये z² गायब हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी की गई थी, हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी की गई थी। अच्छा मैं रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बता रहा था। इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, रिडबर्ग RYDBERG रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होगी वो होती है बच्चों 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। बच्चों 1 पॉइंट के बाद 0 आ गया तो सिंपल हो गया, मतलब इसका अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती तो हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब आप लोग बड़े समझदार हो, डेट मीन्स इस पूरे को मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10⁻⁷ और मीटर इनवर्स, और 1 मतलब लिखने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट 10⁻⁷ मीटर इनवर्स याद कर सकते हो बच्चों। देगा हमें ये डिफिकल्ट बना देते हैं याद करने के लिए कि 1.097 1.097, भाई डायरेक्ट याद करो ना 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। क्लियर बच्चों? ठीक, तो बच्चों अब इसमें फाइनली एक लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको भी खत्म कर लेते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या था ना बच्चों। अच्छा पहली चीज तो स्पेक्ट्रम ईमानदारी से बताओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ स्पेक्ट्रम क्या होता है। अच्छा आ गया याद, चलो वीडियो, चलो आप लोग देखो पहले स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बच्चों, हमें पहले से ही पता है कि, अच्छा खुश हो गए होंगे कुछ बच्चे की, सर क्या पूछ लिया आपने, मज़ा ही आ गया, ये तो हमें बचपन से याद है। एक वाइट लाइट है, एक प्रिज्म है, और वो यहाँ पे आके स्प्रेड हो जाएगी, यहाँ पे एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे आके वो अपने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस पूरे के पूरे पैटर्न को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। पर बच्चों ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, कुछ दिमाग में आई बात, ये वाइट लाइट तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती क्योंकि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, और यहाँ पे आप वाइट लाइट के लिए देख रहे हो। तो क्लियर बच्चों, ये लाइन स्पेक्ट्रम थोड़ा ही है जो आपने बताया, ये स्पेक्ट्रम था। तो बच्चों इसको देखते हैं, इसका क्या सीन है। तो आप लोगों को ये इसलिए बताया ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, बोलते स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रम ही है। नहीं बच्चों, अलग अलग है एक्चुअली में ना, वो स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम में, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। स्पेक्ट्रम में 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके लगभग अप्रोक्सीमेट 8000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 7800 एंगस्ट्रॉम या थोड़ा सा उसके आसपास वैल्यू रहती है, ये विबग्योर की रेंज दिखती है। और वो जो रेंज है, अगर आप उसको रेंज को चेक करोगे तो वो कंटिन्यूस रेंज है, और कंटिन्यूस रेंज का मतलब होगा कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। और जिस हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता,
उसका जिस हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। कैसा स्पेक्ट्रम होता है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये दोनों अलग अलग हो गए। और वैसे भी हाइड्रोजन एटम की बात की गई बच्चों, तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन एटम के लिए ना, अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखना है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या करना पड़ेगा। इसका ये लाइन स्पेक्ट्रम है। इसके लिए हम लोगों को एटॉमिक गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस की बात कर दो आप, अगर हाइड्रोजन के लिए देखना है, एटॉमिक गैस हीटेड विद इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप हाइड्रोजन गैस को या एटॉमिक गैस को हीट कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, पर कैसे? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। अबे नहीं आया क्या? I²RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, भूल गए क्या इतने जल्दी कि करंट दे दे के आप हीट प्रोवाइड कर सकते हो? मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। क्लियर? तो बच्चों ये इसकी वजह से क्या होगा, अब जब इसका स्पेक्ट्रम देखा गया, अब उसकी तरह कंटिन्यूस नहीं हुआ है। यहां पे क्या हुआ? सम स्पेसिफिक वेवलेंथ, यहां पे सम स्पेसिफिक वेवलेंथ दिखी हमें, सम स्पेसिफिक वेवलेंथ वर प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। मतलब लगातार नहीं दिख रही हमें, सम स्पेसिफिक वेवलेंथ वर प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। और बच्चों वो वेवलेंथ कुछ विजिबल रीजन में हुई तो दिखी, कुछ विजिबल से बाहर है तो वो दिखी भी नहीं। समझ गए बच्चों? डेट मीन्स यहां पे जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा बच्चों? वो स्पेक्ट्रम होगा, वो होगा हमारा डिस्क्रीट नेचर। तो बच्चों इसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम, इसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या फिर लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम क्या है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी इसी को बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अच्छा, स्पेक्ट्रल सीरीज पे आ जाते हैं फटाफट से। फॉर कुछ सीरीज है, फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज। बच्चों जो ये लाइमन सीरीज होती है, पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि ये यूवी रीजन में पड़ती है। यूवी रीजन दैट मीन्स हम लोग देख ही नहीं सकते इनको। तो यहां पे हमें पता है, क्या पता है हमें यहां पे कि 1/λ इज इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2² है, ये फॉर्मूला है। n1² माइनस n2², बच्चों ये फॉर्मूला था। और इस n1² का मतलब ये है बच्चों, यहां पे लाइमन सीरीज के लिए n1 जो हमारी है वो वैल्यू फिक्स हो गई 1। दैट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उठ के आ जाए, सेकंड ऑर्बिट से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, किसी से भी, पर जाना चाहिए फर्स्ट के अंदर ही। तब मिलने वाले स्पेक्ट्रम रेंज को लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या? लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों? ये आप लोगों से आई होप कि अच्छे से आ गया कि लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा। लाइमन सीरीज के लिए होगा हमारे लिए n1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारी सीरीज कौन सी है बच्चों? नेक्स्ट है हमारी बामर सीरीज। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो है बामर सीरीज सेकंड। इस सीरीज के लिए खासियत क्या है? ये सबसे अलग है, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। एक्चुअली में जो ये सीरीज है ये लाई करती है विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन का मतलब जिससे आप देखते हो। तो अगर ये विजिबल रीजन में ये लाई कर रही है, इसका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2² माइनस 1/n2²। हायर से ही आएगी ये, जाहिर सी बात है। तो n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है बच्चों। हायर से लो पे जा रही है तभी तो फोटोन्स की एनर्जी रिलीज हो रही है, और उस फोटोन की वेवलेंथ हम लोग इससे निकाल लें। इसको वेव नंबर भी बोलते हैं। 1/λ को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। सेकंड हो गया। थर्ड चेक करते हैं फटाफट से। थर्ड है हमारी पास्चन सीरीज, PASCHEN, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज हमारी बच्चों ये लाई करती है हमारी इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में लाई करने का मतलब ये भी नहीं दिखेगी हमें। 1/λ इज इक्वल टू आर
1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, मतलब कि वो n2 होगा इसके लिए 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी हमारी, मतलब सीरीज होगी हमारी, नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है फोर्थ, वो है ब्रैकेट सीरीज, BRACKET ब्रैकेट सीरीज। बच्चों ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में आती है। ब्रैकेट सीरीज भी हमारी इंफ्रारेड रीजन में आती है। और आप लोग समझ भी गए होंगे अब तो कि यहाँ पे जो n1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4। 1/λ इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n2 की वैल्यू 5, 6, 7 एंड सो ऑन। एंड फाइनली हमारी फिफ्थ वो है पी फंड, कुछ फंड सीरीज भी बोलते हैं, चलो पी फंड सीरीज जो होगी वो भी बच्चों इंफ्रारेड रीजन में ही होती है, इंफ्रारेड रीजन में। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा पिछले वाले फॉर्मूले में n2 नहीं लिखा, n2 स्क्वायर। और n2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो बच्चों फाइनली इस तरीके से हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। तो अब हमें यहाँ पे जो देखना है वो है कि क्या ये बोर्ड्स मॉडल तक परफेक्ट था। ये बोर्ड्स मॉडल असल में बच्चों अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक हमें ये फील हो रहा है कि सारी कमियां खत्म कर दी, पर सच्चाई ये है कि बोर्ड्स मॉडल में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। हालांकि ये लिमिटेशंस उसकी अच्छाइयों के सामने, उसके एडवांटेजेस के सामने बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, पर फिर भी कमियां तो थी। अच्छा बोर को तभी नोबेल प्राइज भी मिला था क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ एक्सप्लेन की। तो उसकी जो कमियां थी, पहली कमी थी कि ये एप्लीकेबल था मॉडल। आप लोगों को पता भी लग गया होगा, मैं बार बार Z=1 ले रहा था, ये मॉडल ही एप्लीकेबल था फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। सेकंड, ये मॉडल फाइन स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा था, हमें सीरीज तो बता रहा था पर उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का था, स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो नहीं बता पाया। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, वो नहीं बता पाया। एंड फाइनली थर्ड जो लिमिटेशन थी बच्चों, वो लिमिटेशन ये थी कि यहां पे पता है कि रिवॉल्विंग तो हुई, पर किस में हुई, सर्कुलर ऑर्बिट में। पर क्या सर्कुलर ऑर्बिट के अलावा कोई और ऑर्बिट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, एलिप्टिकल ले लो, वो भी तो सर्कुलर जैसा ही है, तो वो क्यों नहीं हुआ? और कोई शेप क्यों नहीं ले पा रहे? तो ये भी तीसरी कमी थी उसके अंदर।